लड़की ने ठुमरी गाना शुरू किया और समा ही बदल गया। इस गाने वाली का नाम गौहर जान था। गेसबर्ग ने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि हिंदुस्तान की पहली रिकॉर्ड होने वाली आवाज गौहर जान ही होगी। गौहर जान ने कंपनी से फी रिकॉर्डिंग के एवज 3000 रुपए तय किए। ये वो जमाना था जब सोने की फी तोला कीमत 20 रुपए थी। ग्रामोफोन पर रिकॉर्डिंग करवाने वाली पहली आवाज का एजाज भी उन्हें ही हासिल है। ग्रामोफोन 19वीं सदी की नई इजाद थी। आवाज को मशीन के जरिए रिकॉर्ड में भर लिया जाता था और फिर ग्रामोफोन पर बजाकर सुना जाता था। मौसीकी हमेशा से ही हिंदुस्तानी तहजीब की पहचान समझी जाती थी, इसलिए इंग्लैंड की कंपनी ग्रामोफोन एंड टाइपराइटर लिमिटेड ने अपने एजेंट फ्रेडरिक विलियम को हिंदुस्तान भेजा ताकि हिंदुस्तानी संगीत को रिकॉर्डों में भरा जा सके। वो जुलाई 1901 में कलकत्ता आया। उसने देखा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन उसकी मौसीकी का दायरा उससे भी बड़ा है। वो हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि इस काम की शुरुआत कहां से की जाए। उन्हीं दिनों फ्रेडरिक को कलकत्ता में किसी रईस ने खाने पर मदऊ किया। दावत के इंतजाम से लेकर नाचने गाने वालियों तक सब कुछ पौहड़पन का नमूना था। मौसीकी की रिकॉर्डिंग के लिए हस्ब ख्वाहिश फनकार ना मिलते देखकर उसने नाकाम ही इंग्लैंड वापस जाने का इरादा कर लिया था। तभी उसे किसी एक और रईस के हाथ से महफिल में शिरकत की दावत मौसूल हुई। ये महफिल उम्दा मालूम होती थी। अभी गाने वाली पहुंची नहीं थी, लेकिन महफिल जिस तरह उसकी मुंतजर थी उसको अंदाजा हो गया कि जरूर कोई नामी फनकारा आने वाली है। फनकारा बग्गी में से उतरती है तो गेसबर्ग ने देखा कि शानदार लिबास और कीमती जेवरात से सजी एक बेहद खूबसूरत लड़की है जो मेहमानों के साथ निहायत शाइस्तगी के साथ मिल रही है। करीब आने पर उसने गौर किया कि लड़की का चेहरा, रंगत और कद काठ सब यूरोपियन था। उसे यूं लगा जैसे उसके हाथ खजाना लग गया हो। लड़की ने मुस्कुराकर गेसबर्ग को देखा और खुशखल्की से अंग्रेजी जबान में हेलो जेंटलमैन कहा। फ्रेडरिक विलियम गेसबर्ग ने ताजीमन सर झुका लिया। महफिल शुरू हुई। लड़की ने ठुमरी गाना शुरू किया और समा ही बदल गया। इस गाने वाली का नाम गौहर जान था। ये एक तवाइफ थी और फन गायकी और रक्स में अपना सानी ना रखती थी। गेसबर्ग ने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि हिंदुस्तान की पहली रिकॉर्ड होने वाली आवाज गौहर जान ही होगी। उन दिनों ग्रामोफोन रिकॉर्डर्स की रिकॉर्डिंग सिर्फ 2 या 3 मिनट की ही हो सकती थी। उधर क्लासिकी गाना लंबा होता है, आलाप और बंदिश में लेके भी 3 हिस्से होते हैं, वलिम्बत, मदिया और दुर्रत। इसके अलावा भी कई चीजें शामिल होती हैं। क्लासिकी मौसीकी को महज 3 मिनट में गाना और रिकॉर्ड करवाना चुनौती भरा तो था ही, लेकिन बेहद मुश्किल भी था। इसी वजह से इस वक्त के बड़े बड़े गायकों ने ग्रामोफोन कंपनी के लिए गाने से मना कर दिया था। क्लासिकी मौसीकी तो एक तरफ, किसी भी हिंदुस्तानी संगीत को महज 3 मिनट में गाना इस जमाने में बज़ाहिर नामुमकिन था, लेकिन इस चैलेंज को गौहर जान ने कबूल किया। 8 नवंबर 1902 वो तारीखी दिन है जब हिंदुस्तान में पहली बार गुलकारी की रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू हुआ। गौहर जान ये रिकॉर्डिंग करवाने स्टूडियोज पहुंची। कलकत्ता के एक होटल के 2 बड़े कमरों को इस मकसद के लिए स्टूडियो में तब्दील कर दिया गया था। गेसबर्ग ने अपनी किताब में उस दिन का अहवाल कुछ यूं दर्ज किया है। जब वो रिकॉर्डिंग के लिए आई तो उनके साजिंदे भी बहुत पुरजोश थे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गाने वाली की खुद एतमादी भी बेपनाह थी। वो अपनी कदर जानती थी। उनसे मुआवजा तय करने में हमें पसीना आ गया। गौहर जान ने कंपनी से फी रिकॉर्डिंग के एवज 3000 रुपए तय किए, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। ये वो जमाना था जब सोने की फी तोला कीमत 20 रुपए थी। गेसबर्ग ने मजीद लिखा कि जब भी वो रिकॉर्डिंग के लिए आती तो हमेशा खूबसूरत और महंगा लिबास ज़ेब-ए-तन किए होती और एक बार पहने हुए लिबास और जेवरात को उन्होंने दोबारा कभी नहीं पहना।
विक्रम संपत ने अपनी माय नेम इज गौहर जान किताब में लिखा है कि रिकॉर्डिंग वाले दिन गेस्बर्ग उन्हें समझा रहा था कि उन्हें ग्रामोफोन के सामने किस तरह गाना है। कोई हरकत नहीं करनी वरना आवाज पर असर पड़ेगा, और ये कि गाने को सिर्फ 3 मिनट में समेटना होगा। गेस्बर्ग समझा ही रहा था कि वो बोली, रिकॉर्डिंग शुरू करें मिस्टर गेस्बर्ग। उनके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान झलक रहा था गोया वो इसी काम के लिए बनी है। गौहर जान के पुराने रिकॉर्ड सुने तो अंदाजा होता है कि किस तरह उन्होंने ठुमरी को 3 मिनट में अदा करने के लिए गायकी के अंदाज में अहम तब्दीलियां की, लेकिन कुछ इस तरह के गीत की शेरीनी और क्लासिकियत भी बरकरार रही। इन तब्दीलियों को बाद में आने वाले फनकारों ने जूं का तूं इस्तेमाल करके सुर के सा किया। साथ चंद सेकंड का आलाप, फिर मुखड़े की स्थाई। गौहर अस्थाई को 2-3 तरह से गाती और फौरन ही अंतरे पर कुछ देर रुक के अस्थाई पर लौट आती, फिर तान लेकर कुछ देर मुखड़े पर रुकती और स्थाई पूरी करती। गाना खत्म होने पर बेज़बां अंग्रेजी कहती, माय नेम इज गौहर जान। उनका ये अंदाज आज बहुत मुनफरिद और अनोखा मालूम होता है, लेकिन दरअसल ये एक तकनीकी ज़रूरत थी। गाने रिकॉर्ड के इसकी प्लेट्स बनाने के लिए उन्हें जर्मनी के शहर हैनोवर भेजा जाता था। वहां टेक्नीशियंस गाने को सुनते, उनकी प्लेट्स बनाते और आखिर में बोले गए गुलकार के नाम को सुनकर ये समझ जाते कि इस गीत को गाया किसने है। फिर इस गुलकार के नाम का लेबल प्लेट्स पर लगाकर हिंदुस्तान के बाजारों में भेज दिया जाता। इस सारे मरहले में गुजरकर गीत के रिकॉर्ड को हिंदुस्तान के बाजारों में आने में तकरीबन साल भर का वक्त लग जाता। गौहर जान के नए रिकॉर्ड्स के आने की खबर फैलते ही हिंदुस्तान के बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ आती। गौहर जान ने ठुमरी, दादरा, भजन, होरी और चीती के अलावा ख्याल और धुरपद भी गाया, जिनमें जौनपुरी, भोपाली, मुल्तानी, बहरोई और पहाड़ी जैसे राग भी शामिल हैं। उन्होंने 20 मुख्तलिफ जुबानों में गाया और उनके गाए हुए गीतों के 600 रिकॉर्ड्स भी बनाए गए। गौहर जान को हम हिंदुस्तान की पहली इंटरनेशनल स्टार भी कह सकते हैं। उनकी शोहरत हिंदुस्तान से बाहर भी मौजूद थी। ऑस्ट्रिया में बनने वाली माचिस की डिबिया पर उनकी तस्वीर होती और उस पर लिखा होता मेड इन ऑस्ट्रिया। वो ऑस्ट्रिया के अलावा हिंदुस्तान में भी फरोख्त होती थी। ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स की कंपनियां उनकी तस्वीरें शाया करती थीं और अपनी फरोख्त में इजाफा करती थीं। उनकी तस्वीरें पोस्ट कार्ड्स पर भी होती थी, जिन्हें लोग किताबों पर चस्पा करते थे। पंजाब और राजस्थान की कठपुतली खेलों में उनके नाम के किरदार बनाए जाते थे। 26 जून 1873 को गौहर जान की पैदाइश आजमगढ़ में हुई थी। उनके माँ बाप दोनों ही यूरोपियन थे। यह भी कहा जाता है कि उनका ताल्लुक आर्मीनिया से था। उनके बाप का नाम विलियम रॉबर्ट योर्डो था और वो किसी आइस फैक्ट्री में मुलाजिम थे। उनकी मां का नाम विक्टोरिया हेमिंग था और कहा जाता है कि उनकी पैदाइश हिंदुस्तान ही की थी। विक्टोरिया को नाच गाने का शौक था। विलियम और विक्टोरिया की शादी 1872 में हुई थी और अगले ही वर्ष 26 जून 1873 को उनके यहाँ बेटी पैदा हुई, जिसका नाम एंजेलिना योवर्ड रखा गया। लेकिन इस दौरान दोनों के दरमियान नाचाकी हो चुकी थी और बात तलाक पर खत्म हुई। विक्टोरिया ने तलाक के बाद बनारस का रुख किया और नाच गाने का पेशा इख्तियार कर लिया। बनारस में उस जमाने में मुसलमान तवाइफों का बोलबाला था। विक्टोरिया ने भी तर्क मजहब करके अपना नाम और पहचान बदल ली। खुर्शीद नामी एक शख्स से निकाह भी कर लिया। बेटी को एंजेलिना से गौहर जान बना दिया और खुद विक्टोरिया से बड़ी मलिका जान बन गई। उन्हें बड़ी मलिका जान कहने की ये वजह थी कि उस जमाने में मलिका जान नामी 3 और मशहूर तवाइफें भी मौजूद थी। ये उन सब से बड़ी भी थी, इसलिए उसे बड़ी मलिका जान कहा जाने लगा। बहुत जल्द बड़ी मलिका जान ने एक रकासा और गायिका के तौर पर बनारस में अपनी पहचान बना ली और 1883 में कलकत्ता में नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में अपना फन पेश करने लगी। यही वो वक्त था जब गौहर जान की मौसीकी और रक्स की तालीम शुरू हुई। गौहर को पटियाला के काले खान उर्फ कालू उस्ताद, रामपुर के उस्ताद वजीर खान और पटियाला घराने के उस्ताद अली बख्श ने क्लासिकी मौसीकी की तालीम दी। कथक उस्ताद बरंदा देन महाराज मशहूर कथक रक्कास बरजू महाराज के दादा के भाई थे। उनसे गौहर जान ने कथक रक्स की तालीम हासिल की। सर्जन बाई से धुरपद और चरणदास से बंगाली कीर्तन की तालीम पाई। दर हकीकत बड़ी मलिका जान और उनकी बेटी गौहर जान के पहले उस्ताद इमदाद खान थे, जो मलिका जान के गाने के साथ सरंगी पर
संगत किया करते थे। गौहर की मां बड़ी मलिका जान चूंकि रक्स और मौसीकी की माहिर थी, इसलिए इन फनून की बारीकियों को देखते सुनते गौहर का बचपन गुजरा था। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी और कथक रक्स सीखने के अलावा गौहर जान ने बंगाली के राबंदर संगीत की तालीम भी हासिल की थी। अपनी गायकी से लोगों को हैरत में डाल देने वाली पहली डांसिंग गर्ल गौहर जान ही थी और ग्रामोफोन पर रिकॉर्डिंग करवाने वाली पहली आवाज का एजाज भी उन्हें ही हासिल है। रियासते दरभंगा के महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह के महल लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस में 1887 में जब गौहर ने महज 14 साल की उम्र में गाना पेश किया तो वहां मौजूद तमाम लोग गौहर की गायकी के कायल हो गए। गौहर को शहर दरभंगा इतना पसंद आया कि वो दरभंगा राज से बाकायदा मुंसलिक हो गए। लक्ष्मेश्वर सिंह जब तक जिंदा रहे दरभंगा राज से गौहर मुंसलिक रही। 1896 में उन्होंने कलकत्ता में अपने फन का मुजाहरा करना शुरू किया। उनकी शोहरत बढ़ती ही गई और मुल्क भर में उनकी गायकी के चर्चे होने लगे। दिसंबर 1911 में दिल्ली के दरबार में प्रिंस ऑफ वेल्स किंग जॉर्ज पंचम की ताजपोशी के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में गाने के लिए गौहर जान को बुलवाया गया था, जहां उन्होंने अपनी हम असर गुलकारा इलाहाबाद की जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी के साथ मिलकर खास तौर पर तैयार की गई एक मुबारकबाद गाई थी, जिसके बोल थे, ये जलसा ताजपोशी का मुबारक हो मुबारक हो। जब ये गीत खत्म हुआ तो बादशाह ने दोनों के फन की बहुत तारीफ की और बतौर इनाम सोने की 100 अशरफियां भी पेश की। गौहर जान ने महाफिल की गायकी से ज्यादा अपनी रिकॉर्डिंग के जरिए ठुमरी, दादरा, कजरी, चीती, भजन और तराना दूर दूर के लोगों तक पहुंचाया। इसी वजह से उनकी शोहरत इस तेजी से फैली कि वो 20वीं सदी की 3 दहाइयों तक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गायिका बनी रही। महफिल में गाने का बुलावा देने के लिए आने वाले कदरदानों से जब तक वो सोने की 100 अशरफियां ना धरवा लेती, महफिल में जाने की हामी ना भरती। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गायिका को बड़े बड़े राजे महाराजे अपनी महाफिल में बुलाना पसंद करते थे और इसे अपने लिए शान की बात समझते थे। इस ज़िमन में एक वाकया निहायत दिलचस्प है। मध्य प्रदेश की रियासत दतिया के राजा ने उन्हें अपने दरबार में गाने के लिए मदऊ किया। छोटी रियासत जानकर गौहर जान ने दावत कबूल ना की। दतिया के राजा ने बंगाल के गवर्नर पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके गौहर को आने पर रजामंद तो कर लिया, लेकिन गौहर ने जश्न में शिरकत की कड़ी शरायत रखी। उन्होंने अपने लिए अलहदा शाही रेलगाड़ी का मुतालिबा किया, जिसमें उनके हमरा उनके साजिंदों खानसामा, धोबी, हकीम और दूसरे अमले ने भी जाना था। गौहर ने यह मुतालिबा भी किया कि उन्हें 2000 रुपए योमिया एजाजिया भी दिया जाएगा। महाराज ने उनकी सारी शराइत पूरी की, लेकिन उन्होंने गौहर की इन शराइत को अपनी तौहीन पर महमूल किया। गौहर को पूरे एजाज के साथ ठहराया गया। जश्न कई रोज तक जारी रहा, लेकिन गौहर को एक दिन भी गाने के लिए मदऊ ना किया गया। अलबत्ता उनका मुआवजा उन्हें रोज पहुंचता रहा और उनकी मेहमान नवाजी में भी कोई कमी ना की गई। गौहर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने महाराज से माफी मांगी। शोहरत के साथ साथ दौलत की देवी भी उन पर मेहरबान थी। महलनुमा घर, कीमती जेवरात, मोटर गाड़ियां, महंगे मलबूसात। इस जमाने की हिंदुस्तान की वो पहली करोड़पति गायिका थी जो मलिकाओं की तरह ठाठ बाट से रहती थी। शाह खर्च ऐसी के पालतू बिल्ली ने जब बच्चे दिए तो उन्होंने अपनी कोठी पर एक जश्न बर्पा किया, जिसमें 20,000 रुपए फूंक डाले, जो आज के करोड़ों रुपए के बराबर होते। वो दौलतमंद थी और इस दौलत की नुमाइश भी वो खूब करती थी। अक्सर शाम को सज धज कर 6 घोड़ों वाली बग्घी में बैठकर कलकत्ता की सड़कों पर सैर करना और अपनी दौलत और हुस्न की नुमाइश करना गौहर का शुगल था। कहते हैं एक शाम वो अपनी 6 घोड़ों वाली बग्घी में बैठी कलकत्ता की सड़क पर चली जा रही थी कि उसी वक्त अंग्रेज गवर्नर की सवारी भी वहां से निकली। उनकी यूरोपियन रंगत और शान शौकत देखकर गवर्नर उन्हें बंगाल के किसी शाही खानदान की फर्द समझ बैठा और वो अपनी गाड़ी से उतर आया और सर से हैट उतारा और उन्हें सलाम किया। गौहर ने एक शान बेनियाजी से सलाम का जवाब दिया और उनकी बग्घी फराटे भरती वहां से गुजर गई। बाद में जब गवर्नर को मालूम हुआ कि ये किसी शाही खानदान की फर्द नहीं बल्कि एक तवाइफ थी तो वो बहुत बिगड़ा। उसने 6 घोड़ों वाली बग्घी रखने पर गौहर जान पर 1000 रुपए का जुर्माना कर दिया। उस जमाने में ऐसी सवारी पर सिर्फ शाही लोग
ہی سواری کیا کر سکتے تھے۔ گوہر صرف رقاصہ اور گائیکا ہی نہیں تھی، وہ شاعرہ بھی تھی۔ انہیں اردو شعر اور شاعری سے بے انتہا لگاؤ تھا اور وہ ہمدم تخلص کیا کرتی تھی۔ گوہر جان ہمدم کا کلام تو حوادث زمانہ کی نظر ہو گیا، البتہ ان کا ایک شعر اب بھی ان کے چاہنے والوں کے حافظے میں محفوظ ہے۔ شاید کہ یاد بھولنے والے نے پھر کیا ہچکی، اسی سبب ہے ہمدم لکی ہو۔ گوہر جان کے کئی قصے مشہور ہیں۔ کہتے ہیں ایک جلسے میں اس زمانے کی ایک اور مشہور گانے والی بے نظیر بائی کو گوہر سے پہلے اپنا گانا پیش کرنا تھا۔ بے نظیر بائی سر سے پاؤں تک ہیرے جواہرات سے مزین زیورات سے سجی ہوئی تھی۔ بے نظیر جب گا چکی اور گوہر گانے کے لیے جانے لگی تو جانے سے پہلے انہوں نے بے نظیر سے کہا کہ ہمارے زیورات کی ہیروں اور جواہر میں چاہے کتنی ہی چمک ہو، لیکن محفل میں صرف ہمارا فن ہی چمکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا گانا شروع کیا۔ گوہر کا بے مثل فن دیکھ کر بے نظیر اٹھ کر گوہر جان کے پاس گئی اور اپنے تمام زیورات اتار کر گوہر کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور کلاسیکی سنگیت کی تربیت پھر سے لینا شروع کر دی۔ 10 برس بعد ایک محفل میں ان دونوں گائیکاؤں کا پھر سے آمنا سامنا ہوا۔ گوہر جان نے بے نظیر کا گانا سن کر کہا، خوش رہو، اب واقعی تمہارے زیورات چمک رہے ہیں۔ گوہر جان کے قدردانوں میں نواب رامپور حامد علی خان بھی شامل تھے۔ وہ محل کے اندر بھی بلائی جاتی تھی جہاں بیگمات ان کی دلچسپ گفتگو بڑے شوق سے سنتی تھی۔ ایک مرتبہ نواب رامپور نے برطانوی شہزادے کو رامپور بلایا تو گوہر نے ان کے ساتھ ایوننگ گاؤن اور ہیرے جڑے موزے پہن کر بال روم میں رقص کیا۔ اس محل میں اب رضا لائبریری ہے۔ ایک بار نواب صاحب نے گوہر ڈے منایا جس کا 100 روپے ٹکٹ رکھا گیا۔ گوہر 70,000 روپے لے کر کلکتہ لوٹی۔ نواب صاحب کہا کرتے تھے کہ کیا کروں گوہر، تم موٹی بہت ہو ورنہ تم پر عشق ہو جاتا۔ ایک بار گوہر جان اپنی سہیلی جانکی بائی سے ملنے الہ آباد گئی۔ مشہور شاعر اکبر الہ آبادی بھی قریب ہی رہتے تھے۔ گوہر نے جانکی بائی سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اکبر الہ آبادی سے ملا جائے۔ جانکی بائی نے کہا کہ آج میں وقت مقرر کر لوں گی تو کل چلیں گے۔ چنانچہ دوسرے دن دونوں اکبر الہ آبادی کے ہاں پہنچی۔ جانکی بائی نے تعارف کرایا اور کہا کہ یہ کلکتہ کی نہایت مشہور اور معروف مغنیہ گوہر جان ہے، آپ سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا، لہٰذا ان کو آپ سے ملانے لائی ہوں۔ اکبر نے کہا کہ زہ نصیب، ورنہ میں نہ امام ہوں، نہ غوث ہوں، نہ قطب اور نہ کوئی ولی جو قابل زیارت خیال کیا جاؤں۔ پہلے جج تھا، اب ریٹائرڈ ہو کر صرف اکبر رہ گیا۔ حیران ہوں کہ آپ کی خدمت میں کیا تحفہ پیش کروں۔ خیر، ایک شعر بطور یادگار لکھے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر فی البدی ایک کاغذ پر یہ شعر لکھ دیا اور گوہر جان کے حوالے کیا۔ خوش نصیب آج بھلا کون ہے گوہر کے سوا، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا۔ گوہر نے برجستہ جواب دیا، یوں تو گوہر کو میسر ہیں ہزاروں شوہر، ہاں پسند اس کو نہیں ایک بھی اکبر کے سوا۔ ایسا نہیں تھا کہ رقص اور موسیقی کے سفر میں محبت نے کبھی گوہر کے دل پر دستک نہ دی تھی۔ 1904 میں ان کی ملاقات تھیٹر کے ایک فنکار امرت کشف نامی ایک شخص سے ہوئی تھی۔ امرت پارسی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ ملاقات ہوتے ہوتے محبت میں بدل گئی تھی۔ ممکن تھا کہ دونوں شادی کر لیتے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ہی سال بعد یعنی 1907 میں امرت کشف کا انتقال ہو گیا۔ گوہر کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے پھر عمر بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اکبر الہ آبادی کا شعر شاید ان کے دل میں تیر بن کر لگا تھا۔ انہوں نے واپس آتے ہی اپنے سیکریٹری عباس کے ساتھ، جو عمر میں ان سے بہت چھوٹا تھا، شادی کر لی، لیکن یہ شادی بھی کچھ ہی عرصے چل پائی۔ دراصل عباس شروع سے ہی ان کے ساتھ وفادار نہیں تھا۔ اس کی نظر گوہر جان کے مال، دولت اور جائیداد پر تھی۔ دونوں کے درمیان ناچاقی شروع ہوئی تو طلاق کا معاملہ عدالت تک پہنچ گیا۔ مہنگے وکیلوں کی فیسیں ادا کرنے اور کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے میں گوہر کی جائیداد کا بڑا حصہ فروخت ہو گیا۔ ان کی مالی حالت دن بدن خراب تر ہوتی چلی گئی۔ عمر کے آخری حصے میں انہیں میسور کے راجا کرشن وڈیار کے جانب سے دربار میں آنے کا دعوت نامہ ملا۔ ناکام محبت اور ٹوٹی ہوئی شادی کے بعد مالی تنگی نے گوہر جان کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے بخوشی اس دعوت نامے کو قبول کر لیا۔ 1928 میں وہ میسور کے شاہی محل چلی گئی، جہاں 1 اگست کو انہیں شاہی گائیکا قرار دیا گیا، لیکن وہ صرف
18 महीने ही और जी पाई। 17 जनवरी 1930 को उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने 57 बरस की उम्र पाई। बरसगीर की मौसीकी की तारीख में उनका नाम हमेशा इस खुसूसियत के बायस जिंदा रहेगा कि वो पहली ऐसी गुलकारा थी जिनकी आवाज़ रिकॉर्डों के जरिए हम तक पहुंची और आज हम एक सदी से ज़ायद पुरानी इस गायकी को सुन सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब,